हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसमें आप नियमित स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आज का, वो है यहाँ पर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सल्फर जो कंटेनिंग है वो अपने पास उपस्थित है। तो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स है उसका आज अपन सारा देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर के साथ में इसके अंदर इम्पोर्टेंट कुछ फीचर्स हैं वो देखेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो सब देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को टच करते हुए आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या अपने पास प्रेजेंट है ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड में। जैसे कि अपन नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, किस कंडीशन में कौन कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसकी कौन कौन सी हैं जो बेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में इसकी जो आपस में देखा जाए अंतर देखा जाए तो वो अंतर क्या होगा, किस प्रकार से इसमें बॉन्डिंग होगी, कौन सा जो है वो सॉलिड है, कौन सा जो है वो गैसीय अवस्था में है, वो यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके कौन से हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड कौन सा है, DMSO, ये सब क्या है। तो ये सारा सारा आज हम अभी इसी पीरियड में देखने वाले हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग जो आज का टॉपिक है वो आने वाला है। तो इसके अंदर देखिए नोमेनक्लेचर क्या है। तो अपने पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, उस ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखिए इसके अंदर एक पूर्वलगन है, पूर्वलगन थायो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। थायो लगाना पड़ता है, उसके बाद में एल्कोहल की तरह ही है, ठीक है। जैसे कि अपने पास है R और यहाँ पर आ गया अपने पास SH, ये SH, तो ये जो है वो अपने पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है। R बराबर चेंज करके अलग बना सकते हैं, RSH एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है इसको तो कहा जाता है एल्केन, ये तो अपने पास हो गया एल्केन, और SH जो है इसको कहा जाता है थायोल, तो इसका नाम हो जाता है एल्केन थायोल, सीधा सा है एल्केन और थायोल। ओल का मतलब एल्कोहल, यानी यहाँ पर यदि O लगा दिया जाए, S की जगह O लगा दिया जाए तो एल्कोहल ही तो हो गई। तो इसी प्रकार से S जो है ऑक्सीजन की जगह लगा दिया अपन ने, उसका नाम हो जाएगा एल्केन थायोल। वेरी सिंपल, ठीक है। ये पूर्वलगन थायो जो है, ये पूर्वलगन का मतलब होता है पहले लगने वाला, तो ये पहले लग जाता है, जैसे थायोल है, ठीक है। तो इस प्रकार से एथिल थायोल, मेथिल थायोल, इस प्रकार से ये लगने वाला सिस्टम अपने पास है। थायो जो है वो यहाँ पर पूर्वलगन के रूप में यूज में लिया जाता है, ठीक है। जैसे थायो एथेन, ठीक है, थायो मेथेन, और इसी प्रकार से थायो प्रोपेन, थायो ब्यूटेन, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास है C2H5SH है, ठीक है। तो ये तो हो गया थायो, ये हो गया एथेन। तो अपन इसको जो है सही तरीके से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, थायो एथेन, इसका नाम हो जाएगा थायो एथेन, सीधा सा सिंपल सा है थायो एथेन, ठीक है। जितने कार्बन का बनाते हैं उसी प्रकार से इसका जो नाम है वो बनता जाता है। CH3CH2SH, ठीक है, ये हो जाएगा थायो और ये हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा थायो प्रोपेन, तो थायो प्रोपेन बन गई। इसी प्रकार से कुछ और नाम देखे जाएं, जैसे कि अपने पास थायो 2 हैं, ये SH है, यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर आ गया अपने पास CH2, यहाँ पर आ गया SH, 2 आ गई, तो ये डाई थायो हो जाएगा, ठीक है। ये एथेन है, ठीक है, ये 1-2 पोजीशन पर है, 1 और 2, 1,2 डाई थायो, 2 बार है, डाई थायो एथेन, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थायो एथेन, थायो प्रोपेन, थायो ब्यूटेन, इस प्रकार से ये जो नाम है वो आ जाता है, ठीक है। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं एथिल, ठीक है, थायोल, या मेथप्रोपिल थायोल, ये सामान्य पद्धति जो है उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन इसको बोल सकते हैं एथिल थायोल हो गया, ये इसको अपन बोल सकते हैं एथिल, और OH हो गया तो इसको थायोल बोलेंगे, तो एथिल थायोल हो गया, सामान्य पद्धति है, ठीक है। वैसे थायो एथेन, तो थायो जो है वो SH को बोला जाता है। इस प्रकार से अपन बहुत सारे जो नाम है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एल्केन थायोल, ठीक है। पूर्वलगन थायो जो है वो अपन ने लगा दिया है कॉमन मेथड में और IUPAC में लगा सकते हैं, जबकि सामान्य पद्धति में इसमें एथिल थायोल, मेथिल थायोल, प्रोपिल थायोल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। IUPAC का ध्यान रखना है एल्केन थायोल ही आएगा, ठीक है। तो एल्केन थायोल कितना आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर अपने पास आ सकता है एल्केन थायोल, ये थायोप्रोपेन लिखा, जैसे मुझे इसका नाम लिखना है एथेन थायोल, ठीक है। तो इसका जो मेन नाम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एथेन थायोल, तो ये इसका सबसे सही नाम रहेगा एथेन थायोल, ठीक है।
थायो एथेन लिखा है उससे बेस्ट नाम हो जाएगा एथेन थायोल, एल्केन थायोल के हिसाब से, ठीक है। इसका जो बेस्ट नाम है वो क्या जाएगा यहाँ पर, मेथ एथ प्रोपेन थायोल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन थायोल। इसका नाम मेथ एथ, ठीक है, 2 कार्बन का यहाँ पर अपने पास एल्केन थायोल के आधार पर है, ठीक है। तो एल्केन अपने पास कितना है, 2 कार्बन का, तो एथेन 1,2 डाई थायोल, ठीक है। तो ये इसके क्या बेस्ट नाम है, बिल्कुल से जो प्रचलित नाम होंगे वो ये होंगे एथेन 1,2 डाई थायोल, प्रोपेन थायोल, एथेन थायोल, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम जैसे मैंने बता ही दिया। तो ऐसे करके इसमें क्या है कि एल्केन थायोल के आधार पर जो इसके नामकरण है वो यहाँ से किए जाते हैं। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था अपने पास कि IUPAC पद्धति में इसका नाम हम एल्केन थायोल के आधार पर कर सकते हैं। वैसे इसको मर्केप्टेन भी कहते हैं। मर्केप्टेन जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर मरकरी से लिया गया है, ठीक है। मर्केप्टेन इसको क्यों बोलते हैं, जैसे RSH को यहाँ पर एल्केन मर्केप्टेन भी बोलते हैं। इसको अपन एल्केन मर्केप्टेन एल्केन मर्केप्टेन भी इसको कहते हैं। मर्केप्टेन जो शब्द है वो मरकरी से लिया गया है, ठीक है। ये MERCAPTAN, ये मर्केप्टेन जो शब्द है वो मरकरी से लिया गया है, मरकरी, ठीक है। और ये मर्केप्टेन जो हुआ क्या है, मर्केप्टेन का मतलब क्या है यहाँ पर, मर्केप्टेन का यहाँ पर मतलब हो रहा है कि मरकरी को कैच करने वाला, मरकरी को यहाँ पर क्या करता है, पकड़ने वाला, यानी मरकरी को जितना ये कंपाउंड जो होता है वो जल्दी कैच कर लेता है और उसके साथ ये जुड़कर बंध का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये मरकरी जो शब्द है उसी से मर्केप्टेन यहाँ से लिया गया है, इसलिए अपने इसको मर्केप्टेन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब मरकेप से तो हो गया मरकरी, और आगे जो एप्टेंस लगा हुआ है ये मतलब कैच करने वाला हो गया, कि मरकरी जो होती है उसको ये आसानी से कैच कर सकता है, उसके साथ ये बंध बना सकता है, इसलिए इसको मर्केप्टेन्स बोल सकते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम लिखा गया है एल्केन मर्केप्टेन। जैसे कि CH3 और यहाँ पर SH है, ठीक है, तो ये मेथिल मर्केप्टेन हो जाएगा, ठीक है, मेथिल मर्केप्टेन, ठीक है। तो इसको अपन मेथिल मर्केप्टेन भी बोल सकते हैं, ये मरकरी के आधार पर है, ठीक है। जैसे कि C2H5SH, इसको अपन एथिल मर्केप्टेन भी बोल सकते हैं, एथिल मर्केप्टेन, ठीक है। तो ये SH को मरकरी के आधार पर ही अपन लिख सकते हैं, एथिल मर्केप्टेन, आइसोप्रोपिल मर्केप्टेन, ठीक है, आइसोब्यूटिल मर्केप्टेन, ब्यूटिल मर्केप्टेन, ठीक है। इस प्रकार से अपन मरकरी के आधार पर इसका यदि नाम लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक हुआ अपना मरकरी का, कि मर्केप्टेन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मरकरी को क्या करता है, आसानी से कैच कर लेता है और उसके साथ ये जुड़कर बंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है मर्केप्टेन। इसके बाद में एक अपने पास है 4 साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड्स यदि होते हैं तो इसके लिए थाया जो है वो लगता है। साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताऊं, जैसे कि अपने पास और कुछ एग्जाम्पल, जैसे वो तो मैंने बता दिया, C4 का, C5 का, सारे बता दिए। कुछ और है जैसे CH3, एक और 2 और बता देता हूँ मैं, CH3 CH SH आ गया, तो ऐसा ग्रुप होता है उसको आइसो बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, ये प्रोपिल है, मर्केप्टेन हो गया, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेन थायोल, ठीक है, एल्केन थायोल के आधार पर मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 2 थायोल, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एक बेस्ट एग्जांपल्स थे जो अपन ने अभी देखे हैं। अभी अपन देख रहे हैं 4 साइक्लो कंपाउंड्स, 4 साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स का यदि देखा जाए तो साइक्लिक चेन जिसमें प्रेजेंट है उसके अंदर यदि कार्बन है, उस साइक्लिक चेन में कार्बन है, उस कार्बन में से उस कार्बन को हटाकर उसकी जगह सल्फर जुड़ जाता है, तब उस कंडीशन में सल्फर को थाया कहा जाता है, न कि थायो कहा जाता है। अभी अपने थायोल लिखा है ना ऊपर, पुरोलगन थायो लगाया है, तो वहाँ पर अपन पुरोलगन थायो की जगह थाया लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, इसमें कोई भी एक कार्बन है, इस एक कार्बन को यहाँ से हटाना है, ठीक है। इस कार्बन को मैंने यहाँ से हटा दिया है और इस कार्बन को हटा के मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ सल्फर, ठीक है। तो अब इसको थायो नहीं कहेंगे, इसको थाया कहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है थाया, इसको बोलेंगे अभी थाया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें कार्बन जो है वो हट गया है, उसकी जगह सल्फर जुड़ गया है, तो थाया साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की कंपाउंड की पूरी रिंग है, इसमें थाया जुड़ गया तो थाया साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर आ जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार से जैसे कि ये अपने पास है, इसमें सल्फर आ गया तो ये थाया, इसका नाम आ जाएगा थाया साइक्लोमेथ एथ प्रोब्यूटेंट साइक्लोपेंटेन, थाया साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो थाया साइक्लोपेंटेन के आधार पर इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि ये कार्बन का इस प्रकार से अपने पास है और यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको हटा के यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, सल्फर जोड़ देते हैं, तो ये थाया साइक्लोमेथ एथ थाया साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाता है थाया साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार से जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम हम थाया, जो पूर्व लगन है वो लगा के कर सकते हैं, प्रीफिक्स लगा के कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपना एक नोमेनक्लेचर का टॉपिक था जिसके अंतर्गत हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और सामान्य कंपाउंड जो है उसका नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए, उसके बाद में सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स अपने पास, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जिनके नाम आपको बिल्कुल से ध्यान रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें देखो एक है CH3SOOH, एक नंबर अपने पास है CH3SOOH, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH3S डबल बॉन्ड O दोनों तरफ है तो एक O को हटा देते हैं, यहाँ से OH कर देते हैं, जैसे ये आया CH3SOOH। तो ऐसा जब आ जाता है तो इसको बोलते हैं मेथिल सल्फिनिक, इसका नाम हो जाता है यहाँ से मेथिल और सल्फिनिक, मेथिल सल्फिनिक अम्ल, इसका नाम हो जाता है मेथिल सल्फिनिक अम्ल। एस को सल्फिनिक के नाम से बोलते हैं क्योंकि एसिड है ना, तो यहाँ से मेथिल सल्फिनिक एसिड जो है इसका नाम हो जाता है। तो यहाँ से अपने पास एक तो आया यहाँ पर सल्फिनिक का ये वाला एग्जाम्पल, मेथिल सल्फिनिक एसिड इसको कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा अपने पास एक एग्जाम्पल और है नंबर 2 जो अपने पास है C6H5SO2OH, जैसे कि ये अपने पास एक एग्जाम्पल है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, C6H5S डबल बॉन्ड O C6H5S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अपने पास है OH, ये आ गया। ठीक है, तो इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ये तो हो गया अपने पास बेंजीन, इसका नाम हो गया अपने पास बेंजीन, फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये अपने पास आया एग्जाम्पल नंबर 2 बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एग्जाम्पल नंबर 3 अपने पास है जो इस प्रकार से है, नंबर 3 जो अपने पास है C6H5CH3 और ये जो है ये P लिखा हुआ है PSO2Cl, ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, C6H5 जो है इसका मतलब तो अपने पास ये हो गया बेंजीन, इस प्रकार से ये बेंजीन की अपने पास हो गई यहाँ से रिंग, बेंजीन की रिंग, इस प्रकार से इस प्रकार से बेंजीन की रिंग। अभी CH3 इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ा, P का मतलब यहाँ पर है पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है SO2Cl के सापेक्ष, S डबल बॉन्ड O Cl, SO2Cl के सापेक्ष इसके पैरा पोजीशन अपने पास कौन सी है, ये वाली, इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, इस पर क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाता है इस प्रकार से CH3। ठीक है, तो ये इतना जो है वो टोलुइन है, जैसे यदि इसको हटा दिया जाए तो टोलुइन बचता है, ये इतना यदि हटा दिया जाए तो इसको बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा टोलुइन, ये तो हो गया टोलुइन। ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा, इसके सापेक्ष बोलेंगे टोलुइन, फिर सल्फोनिल और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इस प्रकार से। तो ये एक एग्जाम्पल ये वाला अपने पास है। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास एक और है जो अपने पास ये वाला है CH3 का होल 2SO2, CH3 का होल 2SO2, ये एक एग्जाम्पल है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं,
CH3 या इसको दोनों तरफ CH3 लगा दीजिए, CH3 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 डबल बॉन्ड O SO2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, CH3 दो बार है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर दो बार है, ठीक है। तो ये डाईमिथाइल सल्फोनिक एसिड हो गया, ठीक है। ये डाईमिथाइल दोनों तरफ मेथिल है तो इसको बोलेंगे डाईमेथिल, दो तरफ मेथिल है ये, ठीक है, डाईमेथिल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, दोनों तरफ मिथाइल होते हैं तो इस प्रकार से कुछ अपने पास स्पेशल सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे जिनको अपन इस प्रकार से लिखा है, इसको खोल के लिखा है और इनके नाम जो है अपन ने अभी देखे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कुछ सम इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से हैं। ये अपने को देखने के बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो भी देखेंगे। इसमें और भी काफ़ी हो सकते हैं, मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अपने पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ये P जो है ये यहाँ से नहीं आता, O लिखा हुआ आता, ठीक है। तो O जो है इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से ऑर्थो पोजीशन है इसकी, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3 तो ये टोलुइन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो ऑर्थो टोलुइन है, ठीक है। और ये सल्फोनिल क्लोराइड है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, ऑर्थोटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, और पेरा है तो पेरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इस प्रकार से इसके जो नाम है वो हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिसके अंतर्गत अपन ने देखा है ये कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद में कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स आते हैं, ये भी एक टॉपिक है, स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स का मतलब हो गया संरचनात्मक अभिलक्षण, ठीक है। संरचनात्मक अभिलक्षण अपने को देखने संरचनात्मक अभिलक्षण। तो संरचनात्मक अभिलक्षण में अपने पास क्या है, पहले तो ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। संरचनात्मक का अपने को तभी पता चलेगा ऑक्सीजन और सल्फर जो है इसके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है और इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार से बन सकती है। जैसे कि अपने पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पर आने वाला है, ठीक है। और सल्फर जो है वो कितने नंबर पर आता है, सल्फर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक यानी सल्फर। तो कितना हो गया, 15 है, ठीक है। 3 पंजो 15 और 1 16, तो ये 16 नंबर पर आने वाली स्पीसीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8, ठीक है। इस प्रकार से 2p4 इसका करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 2 4 से 10 2 12 12 और 4 16, ठीक है। सल्फर यहाँ पर अपने पास आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक यानी सल्फर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर 3D जो है वो 0 है, इसमें D नहीं है। इसमें तो यहाँ तक ये P के बाद में आगे 3S आता है और इसमें P के बाद में और D भी आता है, ठीक है। तो अपने को इसके अंतर्गत स्ट्रक्चरल फीचर्स में ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में क्या देखना है कि इन दोनों की स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो किस प्रकार की है दोनों की। तो ऑक्सीजन और सल्फर में देखा जाए तो एक ऑक्सीजन इसमें जो क्या होता है कि जो डी ब्लॉक है इसमें एब्सेंट होता है, तो डी ब्लॉक की एब्सेंस के कारण क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा पाइबंद का निर्माण कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर ये समपार्श्वीय अतिव्यापन हुआ है जिसके कारण से क्या हुआ है, पाई बॉन्ड जो है उसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एक सिग्मा बॉन्ड की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो इससे क्या पता चला, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर S जो है वो बिल्कुल पास है। जब इसको ओपन करके लिखते हैं अपन तो एक जो S है वो दूसरे S के बिल्कुल पास है, P से ओवरलैपिंग करता है जिससे समपार्श्वीय अतिव्यापन हो जाता है। समपार्श्वीय अतिव्यापन आपने पहले छोटी क्लासों में देखा होगा, इस प्रकार से करके समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है जिससे पाइबंद का निर्माण होता है। तो यहाँ से पाइबंद का निर्माण हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बिल्कुल पास स्थित होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये मतलब
और एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, बिल्कुल खुले खुले नहीं है, ठीक है। ये गैसिक प्रेजेंस, गैसीय अवस्था जो है उसके अंतर्गत ये उपस्थित होते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ गया बिल्कुल पास पास, तो O2 बना लिया। इसके बाद में आसपास जो कोई भी कंपाउंड है वो इससे दूर दूर है, यानी एक O2 फिर दूसरा O2 फिर तीसरा O2, ऐसे करके बहुत सारे O2 हो गए। तो ये गैसीय अवस्था में बिखरे हुए रहते हैं। जबकि सल्फर की बात की जाए, सल्फर की, तो सल्फर में क्या होता है कि डी जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर क्या होता है उपस्थित होता है, और ये खाली भी है। तो यहाँ से क्या होता है, जब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट आती है तो उस समय क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जंप लगा के डी में भी चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, डी ब्लॉक में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसका जो एक एस है वो दूसरे एस के साथ जब ओवरलैपिंग करता है, तो इसमें से जो एस ऑर्बिटल है ये और वो दूसरे वाले का एस जो है वो यहाँ से बिल्कुल दूरी दूरी पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही बड़ी हो जाती है। तो दूर दूर स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, सल्फर जो होता है वो S8 के रूप में पाया जाता है। एक सल्फर जो होता है वो अन्य सल्फर के 7 सल्फर के साथ जुड़ के S8 बना लेता है। तो ये तो देखिए यहाँ पर O2 के रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर जो होता है वो हमेशा S8 के रूप में पाया जाता है, S8। तो S8 के रूप में पाया जाएगा कैसे, यहाँ पर ये W शेप में पाया जाएगा, ऐसे करके इस प्रकार से W शेप होती है, इस रूप में ये पाया जाता है। तो कैसे पाया जाएगा, जैसे कि एक सल्फर, ठीक है, फिर यहाँ पर ये दूसरा सल्फर, फिर तीसरा सल्फर, फिर यहाँ से एक सल्फर, फिर यहाँ से एक सल्फर, ये आ गया, फिर यहाँ से एक सल्फर, फिर यहाँ से एक सल्फर, फिर यहाँ से एक सल्फर, और इस प्रकार से। तो ये W शेप हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो S8 है इस रूप में सल्फर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला कि S8 के रूप में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये सल्फर जो होता है वो ठोस अवस्था में, सॉलिड स्थिति में यहाँ पर अपने पास मिलेगा। सॉलिड स्थिति में सल्फर जो है वो पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, गैसीय कंडीशन में पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि थायो कंपाउंड जो होते हैं वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, फिर इसको एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी हीट मिलती है, तो ये लिक्विड और फिर गैसीय कंडीशन में चले जाते हैं, जबकि ये डायरेक्ट ही गैसीय कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स था। दोनों को यदि कंबाइंड रूप में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर फीचर इस प्रकार से आता है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो अपने को पता है कि ये किसी अन्य के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बनाती रहती है। S8 के साथ यदि किसी की रिएक्शन करते हैं तो पहले उसको हीट देनी पड़ती है, हीट देने के बाद में वो क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में आएगा, फिर वो रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर फीचर था ऑक्सीजन और सल्फर का, जिसके अंतर्गत जो सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर जो है वो किसी अन्य कंपाउंड के साथ जुड़कर इस प्रकार का बड़ा कंपाउंड भी बना सकता है, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर्स है वो भी बना सकता है। जैसे कि कार्बन है, उसके साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R और R, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ C है, और इसके बाद में यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड उसको थायोकार्बोनिल द्विलक के रूप में बोलते हैं। ये द्विलक के रूप में संरचना बनाता है, जिसको डाइमर के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल द्विलक। द्विलक का मतलब होता है डाइमर, डाइमर। तो ये द्विलक का निर्माण यहाँ से कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम का देखा था, और भी काफ़ी कंपाउंड से AlCl3 का होता है, उसमें भी डाइमर्स वगैरह बन रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि एक जो सल्फर का कंपाउंड है वो दूसरे सल्फर के कंपाउंड के साथ में जुड़कर अपन ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड तो पढ़ रहे हैं, तो ये ऑर्गेनो हो गया, ये इतना इतना, और ये हो गया सल्फर कंपाउंड। तो एक ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, डाइमर या द्विलक का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो ये द्विलक की संरचना यहाँ से बनती है। इसी प्रकार यहाँ से इस प्रकार की संरचना भी बन सकती है, जिसको त्रिलक संरचना भी बोलते हैं। त्रिलक संरचना में क्या होता है, जैसे ये कोई साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड, अपने पास साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर अपन इस पॉइंट को चेंज कर लेते हैं, इसमें कार्बन तो वैसे हटाओ या मतलब कार्बन तो अंदर है ही, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर एक सल्फर है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R, और यहाँ पर R, यहाँ पर ये अपने पास जुड़ा हुआ है R, और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है R, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर त्रिलक की संरचना हो जाती है। तो थायोकार्बोनिल त्रिलक बोलते हैं इसको, थायोकार्बोनिल, और ये त्रिलक बना लेता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर द्विलक बनाता है, ये यहाँ पर देखिए त्रिलक बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सल्फर युक्त जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर डाइमर के रूप में भी पाए जाते हैं और त्रिलक के रूप में भी
ट्राइमर जिसको बोलते हैं उसके रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंतर्गत द्विलक त्रिलक जो स्ट्रक्चर्स है वो बनती है। R बराबर यहाँ पर CH3 रख सकते हैं, CH3 रखेंगे तो ये बल्कि ग्रुप बन सकता है, उससे बाद में R चेंज करते जाएंगे तो ये और भी बड़ा ग्रुप जो है वो बन सकता है। तो ये थायोकार्बोनिल के कुछ द्विलक और त्रिलक की संरचना है जो कि सॉलिड स्थिति में है। इसको अपन किसी अन्य कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लिक्विड आएगा, फिर ये गैसीय अवस्था में आते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से थायोकार्बोनिल द्विलक और त्रिलक के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ इसकी स्ट्रक्चरल जो अपने पास फीचर्स थे वो थे कुछ संरचनात्मक अभिलक्षण, जिसके अंतर्गत ये थायोयुक्त कंपाउंड जो होते हैं वो अनेक प्रकार की डिफरेंट टाइप की संरचनाएं जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक नोट आता है, नोट में क्या होता है अपने पास ये DMSO आता है, एक DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इसका क्या नाम है? डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड जो अपने पास ये अपने पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका भी अपन स्ट्रक्चरल फीचर्स जो वो भी देखने वाले हैं। तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है, DMSO के नाम से जाना जाता है। इसको अपन लिखेंगे डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, बस इतना ही होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। इसका स्ट्रक्चरल देखा जाए तो ऐसे बनता है CH3 फिर S फिर यहाँ से CH3 फिर यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड के रूप में जाना जाएगा। जैसे कि इसमें यदि कार्बन होता यहाँ पर तो ये एसीटोन हो जाता, कीटोन हो जाता, अभी फिलहाल ये कीटोन नहीं है, ये डाईमेथिल हो गया, एक साइड में कार्बोनिल कंपाउंड है, डाईमिथाइल का कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इस प्रकार का अपने पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों साइड में दो मिथाइल जुड़े हुए हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो भी इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की बन जाती है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है। और इसका यदि अन्य स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, एक बार S डबल बॉन्ड O CH3। इसकी स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने को चेंज करके देखनी है, क्या इसमें रेजोनेंस भी है कि नहीं है। CH3S CH3 डबल बॉन्ड O डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इसमें चेंज करके देखता हूँ। यहाँ से यदि मैं इसको बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार करवा देता हूँ तो यहाँ से आपको पता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इसमें ऐसे कैसे है, इसमें लोन पेयर्स है, इसका ये लोन पेयर्स है, ठीक है। सल्फर जो होता है इसके पास भी क्या होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में अपने पास जैसे ऑक्सीजन है वैसे होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसने अपना पूरा का पूरा जो लोन पेयर है वो भी अपने क्या कर रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के रूप में काम में ले रखा है। इसके पास एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ यदि सिंगल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसके साथ जुड़ेगा तो भी इसके पास अभी तक तो 2 लोन पेयर होने चाहिए, जबकि एक लोन पेयर इसने खो दिया तो अपने पास इसके पास क्या हो गया, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, चार्ज है इसके ऊपर प्लस का। तो इसके ऊपर मैं एक लोन पेयर शो कर देता हूँ, इस प्रकार से एक लोन पेयर शो कर दिया मैंने, इस पर चार्ज प्लस का आ जाता है, इस पर चार्ज माइनस का आ जाता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी। दूसरी स्ट्रक्चर ये है कि बॉन्ड की शिफ्टिंग से क्या एक तरफा साझा हो जाता है, तो यहाँ पर बॉन्ड पूरा का पूरा एक साइड में हो जाता है। जैसे कि ये ट्रिपल हो गया तो यहाँ से ये लोन पेयर जो है वो क्या हो जाता है, इसका खो जाता है। एक पॉइंट यहाँ से गया और इसके पास एक लोन पेयर था, एक लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है वो टूट जाता है, इसका ये एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर एक डॉट इसके पास आ जाता है, एक डॉट इसके पास आ जाता है और ये S ट्रिपल बॉन्ड OH थाई के रूप में जुड़ जाते हैं। जो वापस टूटते हैं तो ये इसमें वापस से चेंज हो जाता है। तो इसमें छोटा सा रेजोनेंस भी पाया जाता है डाईमिथाइल कौन सा सल्फोक्साइड के अंदर। तो इस प्रकार का एक छोटा सा रेजोनेंस जो है वो इसमें पाया जा सकता है। तो ये होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। ऐसे ही एक रेजोनेंस जो है वो अपना जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है उसमें भी पाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो होते हैं वो इसमें थोड़े से स्थायी होते हैं, जैसे कि अपने पास है CH3S डबल बॉन्ड OH, ये अपने पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें अपन यहाँ पर मिथाइल सल्फोन अभी अपने देखा था, मिथाइल यहाँ पर सल्फिनिक एसिड, ठीक है। तो मिथाइल सल्फिनिक एसिड है, इसके अंतर्गत भी यदि अपन रेजोनेंस देखें तो इसका इस प्रकार से बन सकता है, जिसके अंतर्गत क्या आ सकता है, यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है, जिससे नेगेटिव यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जिससे ये बन सकता है CH3S, यहाँ पर O जो है इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ये OH। इस प्रकार से ये बन सकता है। तो ये वाला जो है वो इसमें चेंज हो सकता है, ये वाला जो है वो इसमें चेंज हो सकता है, जो कि कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर का जो कार्बोनिल कंपाउंड है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी होते हैं एसिडिक मीडिया होने के कारण। इसी प्रकार
ये तो कुछ कार्बोक्सिलिक थे। इसी प्रकार इसके अलावा यदि और देखें, जैसे एमाइड ग्रुप वाला देखें, तो एमाइड वाला भी ऐसे हो सकता है CH3H डबल बॉन्ड ONH2। ये कोई अपने पास एथेन का एमाइड है, एथेनेमाइड टाइप का कंपाउंड है ये, मेथेन का सल्फोनिक एमाइड, ठीक है। तो मेथेन का सल्फोनिक एमाइड, एमाइड ग्रुप अपने पास प्रेजेंट है। एमाइड यदि कार्बन होता तो यहाँ पर एमाइड होता, तो उसी के आधार पर इसको एमाइड के नाम से जाना जाता है। इसी में भी यदि रेजोनेंस देखा जाए तो इसी प्रकार से रेजोनेंस मिलेगा, जिसमें से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको अपन लिख सकते हैं CH3SNH2, यहाँ पर O पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी रेजोनेंस पाया जा सकता है, जो कि एक एमाइड ग्रुप है। ये एक सल्फिनिक एसिड ग्रुप है, जिसमें भी जो इसका रेजोनेंस है वो पाया जा सकता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल जो फीचर्स थे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर का, तो थायो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स उसके अंदर। तो अनेक प्रकार के स्ट्रक्चरल फीचर्स के कारण क्या होता है, ये अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस है वो शो करता है, और अनेक प्रकार के कंपाउंड जो है वो ये बना सकता है, अपने स्टेबिलिटी को शो कर सकता है, अपने स्थायित्व को बनाए रख सकता है, ठीक है। और अन्य कंपाउंड जो है उसके साथ ही आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो बनाया हुआ वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आप इसको देखेंगे, नियमित स्टडी करेंगे। मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।